दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल निवेश सीड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि आने वाला जो शेयर मार्केट का जो समय है वो किस सेक्टर में इंडिया में बूम आने वाला है। दोस्तों आजकल हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो क्या ये ऐसा सेक्टर है जो भविष्य में बहुत बड़ा बनने वाला है? तो 2025 के हिसाब से अगर देखें दोस्तों, तो रिन्यूएबल सेक्टर सबसे बड़ा साल माना जा रहा है, क्योंकि सोलर, वाइंड और ग्रीन हाइड्रोजन में इतना पैसा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अगला मल्टीवेबर वेव बन सकता है। पर क्या ये सच में ऐसा मौका है या सिर्फ एक हाइप है? तो चलिए हम इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, नंबर्स क्या हैं और रिस्क क्या है। भारत 2030 तक अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से बनाना चाहता है, और दोस्तों यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर में, जैसे कि सोलर पार्क्स, वाइंड कॉरिडोर्स और ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि इनके मिशन हैं। और दोस्तों आप देखेंगे कि ग्लोबल फंड हाउसेस भी अब एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉक्स में पैसा डालने लगे हैं, और इसीलिए 2025 में यह सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, एक बड़ा ट्रेंड बन गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो एक नहीं, 4 बड़े फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल सेगमेंट्स में विभाजित है। इसके 4 जो बड़े सेगमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला आता है सोलर पावर कंपनीज, दूसरे अंतर्गत आती हैं वाइंड एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज, तीसरे में आती हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, और चौथे में आता है रिन्यूएबल ट्रांसमिशन एंड बैटरी स्टोरेज। तो ये 4 ऐसे सेगमेंट की कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर हैं, और इन चारों में ही अगला मल्टीबैगर बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने इनके 4 सेगमेंट के विषय में जाना, और अब हम देखने वाले हैं कि क्या इन्वेस्टर्स को क्या दिख रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो दोस्तों देखेंगे कि रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो हाई कैपेक्स है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 2030 तक जो है, अगला जो 5 साल है, उसमें भारतीय गवर्नमेंट ने 500 गीगावाट का अपना टारगेट रखा है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम अपने एक बड़ी एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें, और यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स इस क्षेत्र में बढ़ा रही है। और आप आज के डेट में अगर इंडिया में देखेंगे तो लोगों के घरों पे सोलर लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन है वो सोलर के थ्रू हो रहा है, और यही कारण है कि हर साल इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और जो एक ग्लोबल बात हो रहा है कि कार्बन नेचुरलिटी मिशन का, यानी हम जो जलवायु परिवर्तन है, जो कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम से कम किया जाए, हर देश इसको लेकर के चिंतित है, और उसका एक रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक बहुत बड़ा विकल्प है। और इसी यही सब चीज़ें हैं जिससे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आने वाले समय में एक बहुत ह्यूज सेक्टर बनाने वाला है। दूसरा, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इस सेक्टर में हैवी फंडिंग कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को दोस्तों अगर ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको ये जानने में देर नहीं लगेगा कि वाकई में जो अगला जो मल्टीबैगर जो बनने वाला है, जो अगली बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, वो इस रिन्यूएबल सेक्टर में छिपी हुई है। दोस्तों पिछले स्लाइड में जो हमने 500 गीगावाट का टारगेट देखा कि इंडिया ने 2030 तक इसका टारगेट रखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो क्या इंडिया ये हासिल कर पाएगा? तो आइए इसका रियलिटी चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये टारगेट
के पीछे भारतीय सरकार जो है वो बहुत एम्बिशियस रूप से काम कर रही है, क्योंकि 200 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है और 81 गीगावाट और प्लस 46 गीगावाट, यानी इनका वाइंड और सोलर मिला करके ये ऑलरेडी उत्पादन हो रहा है। और टारगेट जो है 2030 तक का 500 गीगावाट का है। तो अगर इस तरीके से इसको देखेंगे तो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अभी ग्लोबली है। और अगर इसमें सोलर सेक्टर को देखा जाए तो 25 से 30% ये ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही वाइंड सेक्टर जो है वो भी 8 से 10% के ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। और ग्रीन हाइड्रोजन का तो पूछिए मत। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितना इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो व्हीकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब अब ईवी होते ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रही हैं। यानी ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत भयंकर डिमांड बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से ये 500 गीगावाट का जो है वो लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि एक तो इंडिया में इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। सोलर का ही अगर एग्जांपल लें तो सोलर में लोग भी रुचि दिखा रहे हैं। रीज़न ये है कि एक बार उनको हर बार उनको बार बार इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी दे रही है। जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है उस पे भी जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका रियलिटी चेक क्या है, यानी जो हमने सेगमेंट्स गिनाए और जो भी अपॉर्चुनिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो दिख रही है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे होने वाला है। तो दोस्तों, सोलर पैनल जो कंपनियां बनाती हैं, जो वाइंड टरबाइन मेकर्स हैं, ईपीसी कंपनीज जो हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज जो हैं, पावर ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं, और हाइड्रोजन इकोसिस्टम से रिलेटेड ये सब जितनी कंपनियां हैं, इन सबको इसका सीधे लाभ पहुंचने वाला है। और इसमें एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सही है कि ये सारी चीज़ें हैं और ये आगे भविष्य में होने वाली हैं और ये सेक्टर एक मल्टी बैगर बनने की ओर स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ ही इसका इनके कुछ फायदा उठाया जा सकता है। फैक्ट्स भी हैं और कुछ रियलिटी चेक भी हमें देखना चाहिए। ऐसी ही डीप ऑनेस्ट और मार्केट ऑर्डर बुक साइज क्या है, पीपीए कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, अगली आने वाली वीडियो में इस सेक्टर की 4 बड़ी कंपनियों पे ऐसा रिसर्च करने वाले हैं कि इसमें जो है उसका लाभ आपको डायरेक्ट मिले। देरी से रिटर्न मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का जो लेवल है वो कैसा है, एक्सपेंशन प्लान्स हम लोग एक साथ मिलकर अगली आने वाली वीडियो में कर सकें, सब्सिडी या गवर्नमेंट का रोल क्या है इन कंपनियों में करने में, तो इन सब चीज़ों को अच्छा निर्णय लेने में मदद मिल हमें थैंक यू दोस्तों इनमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। अब एक बिगनर्स के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें विचार करना ज़रूरी है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले। तो क्या पॉइंट्स हैं? तो सबसे सेफ तरीका यह है कि इस उन्हीं कंपनियों को चुने जो फाइनेंशियली स्टेबल हो और डेब्ट टू इक्विटी और कैश फ्लो उनका ज़रूर चेक करें। और जो एकदम प्योर पेनी स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें। ईटीएफ या लार्ज रिन्यूएबल कंपनी से ही शुरुआत करें और फोमो में आकर एंट्री मत करें। आप रियलिटी चेक करें और सोच समझ के और अपने विवेक के अनुसार ही इन कंपनियों में एंट्री करें।